वेलकम। आवाज एंटरप्रेन्योर के ताजा तरीन शो में आप सभी का स्वागत है। एक महिला जिस खूबी से अपने घर की बागडोर कामयाबी से संभालती है, उसी तरह से अगर वो बिजनेस में उतरे तो सभी फ्रंट्स पर अकेले लड़ते हुए कामयाबी हासिल करती है। और आज हम कुछ ऐसे ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बिजनेस जर्नी देखेंगे जो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकती हैं। सबसे पहले मिलते हैं हेल्थ सेक्टर की एक ऐसी महिला से जिन्होंने डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते हुए बिजनेस के गुर सीखे और एक कामयाब बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। हम बात कर रहे हैं आयुष शक्ति आयुर्वेदिक क्लिनिक की फाउंडर डॉक्टर स्मिता नरम की। 5000 साल पुराने आयुर्वेद में बीमारियों का जड़ से इलाज करने की ताकत है और इसे सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर के लोगों ने अपनाया है। आयुर्वेद की इस ताकत का अनुभव 10 साल की उम्र में स्मिता नरम को मिल चुका था। परिवार के लगभग सभी सदस्य आयुर्वेद के डॉक्टर यानी वैद्य थे। आगे जाकर पति पंकज नरम के प्रोत्साहन से स्मिता ने भी आयुर्वेद की डॉक्टरेट हासिल की और आयुर्वेद की प्रैक्टिस में स्मिता ने जाना कि इस पुरानी थेरेपी में आज के लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों के हिसाब से बदलाव लाना जरूरी है। तो ये सबके अनुभव से जो हमने देखा और उस हिसाब से पूरी प्रक्रिया मैंने जो है कि आज के ज़माने के अनुसार ऐसे एडप्ट की है कि उसका रिज़ल्ट जो है वो कहीं गुना ज़्यादा हो गया। पहले से 4-5 गुना नॉर्मल जो पंचकर्म, उससे ये जो डिटॉक्स हमने जो अभी इवॉल्व किया है, जो एक बहुत रिदमिक तौर पे चलता है। अपनी प्रैक्टिस में स्मिता ने कई नई थेरेपीज का इजाद किया और पेशेंट से अच्छा रिस्पांस भी मिला, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के ख्याल ने स्मिता को शांत बैठने न दिया और अपने छोटे से क्लिनिक का एक्सपेंशन कैसे किया जाए, इस पर इनकी रिसर्च शुरू हुई। स्मिता ने यूएस जाकर क्लिनिक को बिजनेस के तौर पर कैसे शुरू किया जाए, इस पर कई कोर्स भी किए। मैंने 95 उसके बाद ईयर 2000 में अमेरिका में जय अब्राहम, जो शुगरमैन और मार्क विक्टर हैंसन, ऐसे एंथनी रॉबिन्स, ये सारे जो ट्रेनर्स होते हैं ना, उसकी मैंने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड कम्युनिकेशन एंड सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग ली। बहुत डीप लेवल की इन हाउस 15-15 दिन मैंने रह के वहाँ पे सिस्टमेटिक अपने आप को ट्रेन किया कि किस तरीके से यदि मुझे बिजनेस यूनिट अगर तैयार करना है तो उसे मार्केट कैसे किया जाए। ट्रेनिंग्स के जरिए स्मिता का वैद्य से एक एंटरप्रेन्योर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसके बाद मुंबई में आयुष शक्ति का पहला सेंटर शुरू हुआ। सेंटर के लिए लगने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की टीम, पंचकर्मा थेरेपीज की ट्रेनिंग, आयुर्वेदिक दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी लेवल पर काम धीरे धीरे शुरू हुआ। प्रोडक्शन की सारी प्रोसीजर रिकॉर्ड की, क्लिनिक की प्रोसीजर, मसाज के स्ट्रोक कैसे होने चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस में क्या डालना चाहिए, अगर ब्लड प्रेशर है तो क्या, अगर डायबिटीज़ है तो क्या, ये सारी प्रोसेस हमने पूरी रिकॉर्ड की। और उसके बाद हमने एक ट्रेनिंग की प्रोसीजर एस्टैब्लिश की हर एक लेवल पे। अगर हमें थेरापीज लेनी है तो उसमें हम 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे। अगर हमें डॉक्टर लेना है तो वो डॉक्टर भी आयुर्वेदिक डॉक्टर भले हो, चाहिए आयुर्वेदिक डॉक्टर, लेकिन उसे हमारी ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। उसमें जब वो पास होता है तब जाकर के वो आयुष शक्ति डॉक्टर कहलाता है। आज आयुष शक्ति के भारत में 15, विदेश में 2 सेंटर्स हैं। साथ ही 150 से ज्यादा अलायंस पार्टनर्स हैं और इन 2 तरह के मॉडल से दुनिया भर में आयुष शक्ति की पहुंच बन चुकी है। टोटली हमारे 2 टाइप के बिजनेस मॉडल्स है। एक है हमारा खुद का फुल फ्लेज यूनिट विच कैन बी आवर यूनिट एंड विच कैन बी फ्रेंचाइज यूनिट, और दूसरा है अलायंस पार्टनर्स। ओके, सो जो फुल फ्लेज है वो पूरा हमारा ही लुक है, फ्रेंचाइज पूरा लुक हमारा है। आदमी अंदर एंटर करेगा तो उसको डिटॉक्स से लेके डाइट से लेके सारी चीज़ आयुष शक्ति जो करती है, मरमा, ये वो होम रेमेडी, सब कुछ उसको मिलता है हमारे डॉक्टर के पास से। और दूसरा अलायंस जो पार्टनर होते हैं वो ऐसे यूनिट है जो खुद का कुछ एक नेचुरल योगा सेंटर हो या किसी का खुद का आयुर्वेदिक सेंटर हो, तो वहाँ पे वो हमारा डॉक्टर और दवाई रखते, लेकिन डिटॉक्स नहीं मिलता है। क्लिनिक का बिजनेस मॉडल बनाने के साथ साथ कंपनी ने आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने पर भी फोकस किया है और अपनी पुरानी फैक्ट्री में करीब 1.5 से 2 करोड़ के निवेश से अपग्रेड भी किया है।
आज यहाँ से 50% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। विदेशी स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए स्मिता ने हाईटेक मशीन्स में भारी निवेश भी किया है। हमारी जो फैक्ट्री है वहाँ पे हमने बहुत ही आधुनिक मशीन्स लाई हुई है, लाइक रियली मॉडर्न मशीन्स जिसको हम HPTLC बोलते हैं। तो जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हर एक ह्यूमन बीइंग के इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, तो उस तरीके से ये HPTLC मशीन जो है उसमें हमारे प्लांट्स के फिंगरप्रिंट्स निकलते हैं। तो आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि एक प्लांट हमने एक सीज़न में कलेक्ट किया और दूसरे सीज़न में कलेक्ट किया तो उसकी फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल अलग रहती है। तो हमें परफेक्ट जो तत्व अंदर चाहिए वो ही होना ज़रूरी है, तब जाके वो दवाई जो है वो डेफिनेटली रिजल्ट लाएगी। इस बिजनेस को विदेश में कामयाबी से फैलाने में टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ रहा है और कंपनी ने अब तक 1 करोड़ का निवेश सिर्फ टेक्नोलॉजी में किया है। प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल और प्रोसेसेस के साथ साथ डॉक्टर्स के लिए डेवलप किए गए खास सॉफ्टवेयर का स्मिता को काफी फायदा हुआ है। हमारा डॉक्टर्स का क्लिनिकल सॉफ्टवेयर, इनफैक्ट सारे के सारे वेस्टर्न मेडिकल डॉक्टर्स जो आजकल बहुत आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो ये सॉफ्टवेयर के पीछे पागल हो रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसा है कि एक आप डिजीज़ का नाम डालो तो वो पूरा सॉफ्टवेयर खुद आपको बताता है कि ये डिजीज़ में आपको क्या डाइट देना चाहिए, इसमें आपको क्या दवाई देनी चाहिए, अगर इसमें आपको डिटॉक्स करना है तो क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, अगर मर्मा पॉइंट, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे ऐसे मर्मा पॉइंट है कि तुरंत उससे फ्रोज़न शोल्डर हो तो तुरंत लोगों के शोल्डर्स जो है वो फ्री हो जाते हैं विदिन 2-3 मर्मा ट्रीटमेंट्स। तो वो मर्मा दिखाता है, उसके वीडियोज़ है, उसके चार्ट्स है, रिटर्न डाउन प्रोसीजर है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसका हमने ऐसा इस्तेमाल किया है कि डॉक्टर्स जो है वो परफेक्ट काम कर पाए और लोगों की सेवा कर पाए। 2013-14 में कंपनी 43 करोड़ तक का रेवेन्यू कमा चुकी है। मुंबई के अलावा गोवा, सूरत, अहमदाबाद में आयुशक्ति के क्लिनिक है और जल्द ही पुणे, बैंगलोर और दिल्ली में सेंटर शुरू करेंगे। अगले 2 से 3 सालों में मुंबई और महाराष्ट्र में कम से कम 50 क्लिनिक शुरू करने का लक्ष्य भी है। साथ ही जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे 18 देशों में आयुशक्ति के 20 सेंटर शुरू करने की योजना भी है। डॉक्टर स्मिता नरम की बातों से सफर भले ही काफी आसान लग रहा हो, लेकिन हर कामयाबी के पीछे छुपी होती है तगड़ी मेहनत। हमारी अगली वुमन एंटरप्रेन्योर भी कुछ इसी तरह की मेहनत में लगी हैं। आगे देखेंगे होममेड चॉकलेट बिजनेस को फैलाने का सपना देख रही अमी दमानी की कहानी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हमारे लेडी स्पेशल शो में अब बारी है घर से बिजनेस चलाने वाली अमी दमानी के कारोबार पर नजर डालने की। शौकिया तौर पर चॉकलेट बनाने के कारोबार को अमी दमानी अब अगले लेवल पर ले जाना चाहती हैं। ये हमें कम से कम निवेश से शुरू किए हुए बिजनेस को बड़ा करने की मिसाल दे रही हैं। देखते हैं कैसे शुरू हुआ अमी के चॉकलेट ब्रांड चॉकलेटो का सफर। अमी दमानी गुजराती परिवार की एक ऐसी बहू है जो बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ कुछ काम भी करना चाहती थी। अपने परिवार से प्रोत्साहन तो काफी था, लेकिन क्या काम शुरू किया जाए इस मामले में दुविधा थी। ऐसे में घर में बनाए चॉकलेट्स की मिठास ने अमी को नई राह दिखाई। तो माय सिस्टर हैड वो आई हुई थी, उसने चॉकलेट टेस्ट किए, आलमंड रॉक्स मैंने बनाए थे तो उसको बहुत पसंद आए। और जब उसको पता चला कि दीदी खुद अपने घर पे बनाए हैं तो उसे बोला ठीक है, मैं आप जितने बनाए हैं मैं लेके जाती हूँ। उसने एक्चुअली किसी को गिफ्ट में देने थे, तो तब से एक हौसला बैठ गया कि ओके अभी हम और बना सकते हैं। होममेड चॉकलेट्स की टेस्ट को छोटे दुकानदारों ने खूब पसंद किया। इस शौक को कारोबार का रूप देने के लिए अमी के ससुर और पति ने काफी मेंटरिंग भी की, लेकिन इसे बड़े लेवल पर शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लेना काफी जरूरी था। सबसे पहले तो ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेगी तो उसे पता नहीं चलेगा कि किस टेम्परेचर पे चॉकलेट मेल्ट होता है, किस टेम्परेचर तक हमें फ्रीज में रखना है, बिकॉज उसके टेम्परेचर एक्सेस होने से चॉकलेट आपकी वाटरी हो सकती है और वो फिर आपकी पूरी चॉकलेट स्पॉइल हो सकती है। मीन्स इट्स लाइक दैट, आपकी पूरी चॉकलेट विल गो सॉगी।
तो वो हमें नहीं करना है। तो अगेन टेक्निकल ट्रेनिंग इज़ मैंडेटरी। ट्रेनिंग के बाद अमी ने अपने होममेड चॉकलेट्स में वैरायटी देने पर जोर दिया। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और प्रिजर्वेटिव्स के बगैर भारतीय कंज्यूमर के टेस्ट के अनुसार कंपाउंड चॉकलेट से ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स, राइस क्रिस्प, कॉफी मिल्क जैसे ढेरों फ्लेवर्स और साथ ही चॉकलेट कुकीज, चॉकलेट पिज्जा, चॉकलेट बुकेज जैसे नए एक्सपेरिमेंट्स ग्राहकों के लिए बाजार में उतारे। यही नहीं, धीरे धीरे अपना चॉकलेट ब्रांड बनाने की जरूरत को समझते हुए चॉकोलेटो ब्रांड के नाम से इस बिजनेस की शुरुआत भी अमी ने की। रिटेल स्टोर में चॉकलेट बेचने के साथ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को टारगेट कर अमी ने अपने कारोबार की रीच बढ़ाई है। जिनको चॉकलेट, अच्छा चॉकलेट खाना है तो ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। कॉर्पोरेट्स आर डेफिनेटली वेलकम बिकॉज उनका बल्क ऑर्डर रहता है। बड़े मीन्स वेडिंग ऑर्डर्स करते हैं, बेबी शावर्स करते हैं, मेहंदी फंक्शन में भी आजकल चॉकलेट सब जगह पे बांटी जाती है। कुछ भी हो लेकिन क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी एंड पैकेजिंग उनके हिसाब से हम लोग बजट के हिसाब से उन लोगों को पैकेजिंग देते हैं। आज हम किसी को भी यही बोलते हैं कि अगर आपको 30 रुपये का भी बॉक्स चाहिए तो मैं आपको बना के दूंगी। सो वो 30 रुपया हो या 300 रुपया हो या 3000 हो, आई गिव देम अ रेंज, यू नो, कि आज किसी को भी आई वॉन्ट टू मेक अवेलेबल टू एवरीवन कि सब चॉकलेट अफोर्ड कर सकते हैं, क्लीन चॉकलेट। फेस्टिव सीजन में मिलने वाले कॉर्पोरेट ऑर्डर्स के साथ साथ आजकल शादी, बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, फ्रेंडशिप डे जैसे अवसर भी चॉकलेट बिजनेस के लिए अहम माने जाते हैं और ऐसे मौकों को स्पेशल टच देने के लिए ग्राहक होममेड चॉकलेट्स खरीदना पसंद करता है। साथ ही कंपटीशन में बने रहने के लिए सिर्फ अच्छी टेस्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि आकर्षक पैकेजिंग सेल्स का अहम हिस्सा बन चुकी है। पैकेजिंग जब हम बोलते हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला कि आप हमको अच्छा पैकेजिंग दो, अंदर चॉकलेट कैसी भी होगी तो चलेगा। मीन्स उनके हिसाब से पैकेजिंग, लोग सिर्फ पैकेट उठाते हैं जैसे बिकॉज शॉप में रखा है डिस्प्ले में, और पैकेजिंग अच्छा होता है तो डेफिनेटली, और उसमें चॉकलेट अच्छी है तो सोने पे सुहागा। चॉकलेट बार्स, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट मोल्ड्स के साथ महज 2000 से 3000 रुपए में चॉकलेट के सैंपल बनाकर बेचने से इस कारोबार की शुरुआत की जा सकती है। अमी आज भी इस होममेड चॉकलेट बिजनेस को वन वुमन आर्मी की तरह चला रही हैं। हर महीने अमी चॉकलेटों के जरिए 15 से 25 हजार की सेल्स करती हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन के शुरू होते ही इस आंकड़े में एक तेज उछाल आता है और कम से कम 4 लाख प्रति महीने की सेल्स डिलीवर करती हैं। अमी अब कारोबार को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। 2015 में चॉकलेटों को ऑनलाइन रिटेल करने के लिए फिलहाल टीम बिल्डिंग पर काम चल रहा है। देश भर में पहुंच बनाने के साथ अमी इतने सालों में कमाए हुए गुडविल को बरकरार रखना भी चाहती है, जिसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट और पर्सनल टच को मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती है। हमारी तरफ से चॉकलेटों की आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। इस छोटे बिजनेस को बड़ा करने के अमी के सपने को पूरा करने में हम करेंगे उनकी मदद एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टेंसी के देवांग कनाविया के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने देखा कैसे अमी दमानी अपने घर से शुरू किए हुए बिजनेस को स्केल करने की चाह रखती हैं। ये कैसे किया जाए, इसी पर उनकी मदद के लिए हम बात कर रहे हैं आज एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के देवांग कनाविया से। देवांग, स्वागत है आपका। हम कई एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं जो शुरुआत करना चाहते तो घर से कारोबार की शुरुआत करते हैं। अब ऐसे होम ग्रोन बिजनेसेस को स्केल करना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं। इनफैक्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑल्सो और इजी भी होता है। वो जब चाह होती है तो आसमान हासिल कर लेते हैं लोग। तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी होते हैं जो उस दौड़ को हासिल करना चाहते हैं, और कुछ होते हैं जो उनकी लिमिटेशंस होती है कि बस मुझे इतना ही करना है, राइट। तो दे गेट लिमिटेड ओवर देयर इटसेल्फ। जो ऊंचाई पर जाना चाहते हैं वो लोग पैसे भी लगाते हैं, अपना दिल भी लगाते हैं, समय लगाते हैं, और सबसे ज़्यादा वो रिस्क लगाते हैं। बिकॉज इसमें एक ही चेंज होता है स्केल अप में, और वो है रिस्क। कितना एलिमेंट ऑफ रिस्क आप उठा सकते हो। तो दैट इज़ दी ओनली थिंग। जितना आप उठा सकते हो उतना आप
कूद सकते हो जी। इनफैक्ट अमी वो रिस्क लेने के लिए तैयार, उन्होंने कहा भी है कि वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती है। चॉकलेट घर पे बनाती हैं, इसी के साथ शुरुआत हुई, एक हॉबी थी जो बिजनेस में तब्दील हुई। लेकिन प्रॉब्लम इस तरह के बिजनेसेस में यही है कि ये सीजनल बिजनेस है, साइक्लिकल है। जब फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है तब अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलते हैं। इनफैक्ट 4 लाख के ऑर्डर्स ये सर्विस करती हैं फेस्टिव सीजन के दौरान, वरना ऑन एवरेज 25 to 30,000 का ही रेवेन्यू पर मंथ कमाती हैं। अब इस तरह के साइक्लिकल बिजनेसेस में स्केल को कैसे हैंडल करें? ट्रू। इसमें जब शुरुआत करते हैं तो सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेने की जगह पर कुछ चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा सकती है, जैसे कि आउटसोर्स की जा सकती है। जैसे कि हमने देखा अमी उनकी जो खासियत है वो है चॉकलेट बनाना, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर मतलब सेल्स या मार्केटिंग वो चीज़ों में उनकी रुचि उतनी नहीं है जी। तो जो प्रोडक्शन है यहाँ पर अगर हम देखें उसको तो वो उन्हें हैंडल करना चाहिए। बाकी की सारी चीज़ें जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, एजेंसीज के साथ टाई अप हो, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑनलाइन चैनल्स के साथ टाई अप हो, वो सारा वो आउटसोर्स कर सकती है। और जितना जो उस चीज़ में उनको रुचि है वो उन्हें सिर्फ मैनेज करना चाहिए। दैट शुड बी हर कोर एरिया। लेकिन मैन पावर की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आपने अपना स्केल बढ़ाना है यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो अगर ये मैन पावर हायर करती भी हैं तो स्लैक पीरियड में फिर कैसे काम को संभालें? या फिर लोगों को आप हायर करो और उनको ज़्यादा काम भी ना दो, ईदर वेज यू आर लूजिंग मनी। देखिए क्या होता है, बिजनेसेस में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे कि जब बिजनेस लो होता है तब आप क्या करोगे, तब टिपिकली R&D होता है, तब आप नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हो, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स जब आप पीक पर हो तभी आप डेवलप नहीं करने बैठते, तभी सिर्फ सेल पे आपका ध्यान रहता है। तो इट्स मोर लाइक अ रनिंग मशीन, राइट। तो लेकिन वो मशीन रेडी करने के लिए बाकी का टाइम आपका वहाँ पर जाता है। सो वो सारा पीरियड जो भी उनकी टीम रहेगी कैन एक्चुअली यूटिलाइज टू क्रिएट समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। और उस समय पर उनका ब्रांड प्रेजेंस वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब सही वक्त हो तब लोगों को वो ध्यान में रहे। जब सीजन आता है तब ध्यान में नहीं रहता है। सो बाकी का समय एज सिंपल एज लोग जैसे कि अभी दशहरा है या तो फिर अभी गणपति था, वो टाइम पे दे डू कम्प्लीटली इनोवेटिव स्टफ, जैसे कि चॉकलेट के गणपति बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते ताकि कुछ नया करे तो न्यूज़ में आ जाए इमीडिएटली। तो वैसे काफ़ी सारे ओकेजन्स उनको साल भर में भी मिलेंगे विच आर ड्यूरिंग हर लो पीरियड। तो वो टाइम पर शी कैन यूटिलाइज हर मैन पावर टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एन अवेयरनेस। ओके, सो दैट इज ऑलवेज अवेलेबल। और क्योंकि आपने ब्रांड प्रेजेंस की बात की ना, ऑफ कोर्स उन्होंने एक ब्रांड बनाया है। इनके 2 तरह के क्लाइंट्स हैं, एक तो रिटेल क्लाइंट्स जो लोकल किराना स्टोर्स, रिटेल आउटलेट्स में अपनी चॉकलेट्स रखती हैं, वहाँ से लोग शेल्फ से पिकअप करते हैं। दूसरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। तो इस तरह के कम्प्लीटली डिफरेंट क्लाइंट बेस को फिर उसी तरह की इम्पोर्टेंस कैसे दे, अपने ब्रांड को कैसे डेवलप करें? एक्चुअली जहाँ पर आपका मार्केट है, मतलब जहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट बिकता है और जहाँ पर ज़्यादातर आपके खरीदार आते हैं, राइट। जो वहाँ पर आते हैं उनका प्रेजेंस जहाँ पर है वहाँ पर आपके ब्रांड की चर्चा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि 2 कम्प्लीटली डाइवर्स है, तो वहाँ पर उनको 2 डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स पर ही उनको अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो इतना ही है कि रिटेल का रब ऑफ उनको अपने कॉर्पोरेट क्लाइंटेल पे भी मिलेगा और इसका रब ऑफ इनको यहाँ पर भी मिलेगा। सो दोनों का बेनिफिट उनको एक दूसरे पर तो मिलेगा ही, लेकिन उनको दोनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे रखूँ तो दोनों को मिल जाए, बिकॉज जब कोई कॉर्पोरेट खरीदता है तो टिपिकली उनकी एडमिन या HR टीम्स वुड बी गेटिंग इनटू बाइंग सच अ ह्यूज ऑर्डर, या प्रोक्योरमेंट टीम्स रहेंगी। तो वो जहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उनके जो फोरम्स होते हैं, दैट विल बी द ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म फॉर मी। जबकि रिटेल में ज़्यादातर मुझे इन शॉप ब्रांडिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं वो पिकअप हो मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पर मेरा प्रोडक्ट सिर्फ खरीदने नहीं आएंगे, वहाँ पर प्रोडक्ट खरीदने आएंगे और बाकी सारे प्रोडक्ट्स के बीच में मेरा प्रोडक्ट स्टैंड आउट होना चाहिए। सो दैट शुड बी माई फोकस टुवर्ड्स रिटेल ब्रांडिंग। ओके, तो इट्स अ 2-pronged स्ट्रैटेजी। इट हैज टू बी। जी। साथ ही यहाँ पर जब आप स्केल की बात करें, आपको पैसा लगाना होगा। अब अमी की केस में उन्होंने डिसाइड कर लिया, और लकीली शी कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो फंड्स की उतनी कमी नहीं है। लेकिन अगर 2015 में इन्होंने अपने ब्रांड को इफ़ नॉट नेशनल दूसरे रीजन्स में लेके जाना है, वो ई-कॉमर्स का सहारा लेना चाहती हैं। लेकिन इधर भी आपको क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट फिर कितना प्रोडक्शन में डाले, मार्केटिंग में डाले, मैन पावर में डाले, वो बैलेंस क्या होगा? इनफैक्ट जैसे ही आप स्केल अप करते हो, जैसे लोग बढ़ेंगे आपके कॉस्ट बढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपके मार्जिन हिट होने वाले हैं। तो टू कीप द बिजनेस रनिंग, दैट इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड। तो ऑक्सीजन के लिए चाहिए होता है, राइट। तो उनका जैसे कि स्केल अप होगा, मैक्सिमम मैन पावर उनका प्रोडक्शन में लगेगा, बिकॉज दैट इज़ अवर कोर एरिया, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा बनाना पड़ेगा। एंड स्पेशली होम मेड चॉकलेट्स इज़ अ हैंडमेड आइटम, राइट। तो वहाँ पर
उतने हाथ लगेंगे। तो जितने हाथ जहाँ पर है उतना आप टिपिकल मैथमेटिक्स देख लो तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है सबसे ज़्यादा रहेगा। टिपिकली यहाँ पर सेल्स इफ़ इट इज़ थ्रू ऑनलाइन मीडियम तो आपको लोग वहाँ पर नहीं लगेंगे, क्योंकि वो ऐसे भी ऑनलाइन मीडियम पे होगा। सिर्फ टाई अप्स करने के लिए और ऑर्डर बुकिंग्स जो टिपिकली कॉर्पोरेट्स है, अगर मुझे दूसरे रीजन में कॉर्पोरेट्स को पिच करना है तो मुझे वहाँ पर मैन पावर लगेगा स्पेसिफिक, तो वहाँ पर मेरे लोग बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से टिपिकली उनका जैसे लोग बढ़ते हैं वो शी विल गो ऑलवेज रीजन बाय रीजन, शी वोंट टिपिकली एक्सपैंड थ्रू आउट। ओके, सो लेट्स मेक इट सिंपल। अगर 100 रुपए बिजनेस में लगाने हैं, 100 में से कितना प्रोडक्शन को देंगे? 50 होगा या फिर उससे 40 रुपए आप खर्च करें प्रोडक्शन में और बाकी के 60 रुपए में आप मार्केटिंग लें, मैन पावर कॉस्ट लें, डिस्ट्रीब्यूशन पर में डाल। एग्जैक्टली अराउंड 30 to 40% आपका प्रोडक्शन में जाएगा, बिकॉज आपका रॉ मटेरियल रहेगा, कंजम्पशन रहेगा, मेकिंग रहेगा, स्टोरिंग रहेगा, वो सारा आपका प्रोडक्शन में आएगा। उसके बाद आपका जो डिलीवरी का कॉस्ट रहता है दैट कम्स इनटू द पिक्चर, आपका मार्केटिंग का कॉस्ट आता है और फिर आपका सेल्स का कॉस्ट आता है। इसमें सेकेंड बिट इज ऑलवेज सेल्स because that is a higher bit और लास्ट में फाइनली डिलीवरी एंड मार्केटिंग ऑल्सो टेक्स ओवर। सो इस हिसाब से उनके परसेंटेजेस टिपिकली एलोकेट होंगे इन्वेस्टमेंट्स में। ओके, शुक्रिया दिवांग इस टिप के लिए। इनफैक्ट हम उम्मीद करते हैं कि तमाम टिप्स जो दिवांग ने सामने रखी हैं वो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करें और आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो हर रोज़ एक शो देखते हैं या फिर हर रोज़ सोचते हैं एक नया कुछ करें या फिर अपने होम के बिजनेस को, घर के छोटे से कारोबार को बड़ा करना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें जब आप स्केल करने के बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद वंस मोर दिवांग हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन क्या रही हैं बड़ी खबरें स्टार्टअप जगत की, देख लेते हैं ब्रेक में जाते जाते।